जॉर्डन ने फिलिस्तीनियों को क्यों मारा? ब्लैक सितंबर की कहानी। 1948 के पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद जब जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने में मिला लिया, तब वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को पूरी नागरिकता दे दी गई। नकबा के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी भी इस इलाके में आकर बस गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जॉर्डन की आबादी युद्ध से पहले लगभग 4 लाख से बढ़कर करीब 13 लाख हो गई, क्योंकि लगभग 9 लाख फिलिस्तीनी आबादी इसमें जुड़ गई थी। वेस्ट बैंक के जिन फिलिस्तीनियों को नागरिकता दी गई, उन्हें जॉर्डन की सरकार और अर्थव्यवस्था में बराबरी के मौके मिले और संसद की आधी सीटें फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित थीं। इतनी बड़ी फिलिस्तीनी आबादी का असर जॉर्डन की राजनीति पर भी पड़ा और फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी आंदोलन का बढ़ना अपने साथ नई समस्याएं लेकर आया। 1960 के दशक के मध्य से कई फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठनों ने वेस्ट बैंक को इजराइल पर हमले करने के लिए अपने बेस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा संघर्ष बढ़ा, दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए और यह मुद्दा राजा हुसैन और जॉर्डन सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया। इन संगठनों में एक संगठन फतह भी था, जिसका नेतृत्व यासिर अराफात कर रहे थे। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में जॉर्डन और उसके अरब सहयोगियों की हार के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग 3 लाख फिलिस्तीनी भागकर या निकाल दिए जाने के कारण जॉर्डन पहुंच गए। अब फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन और उससे जुड़े उग्रवादी संगठन जॉर्डन की जमीन से काम करने लगे। वे जॉर्डन के सीमावर्ती शहरों और फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों का इस्तेमाल गुरिल्ला गतिविधियों के लिए करने लगे। इजराइल की जवाबी कार्रवाइयों में कई बार जॉर्डन के अंदर घुसपैठ भी शामिल थी और कुछ मौकों पर जॉर्डन की सेना भी इस संघर्ष में खिंच आई। 21 मार्च 1968 को इजराइल की एक बड़ी सैन्य घुसपैठ को जॉर्डन की सेना और पीएलओ बलों ने मिलकर रोक दिया। करामेह की इस लड़ाई में मिली जीत ने फिलिस्तीनी उग्रवादी आंदोलन को काफी लोकप्रियता और समर्थन दिलाया। फिदायीन दस्तों में बड़ी संख्या में नए लोग शामिल होने लगे और उन्हें खाड़ी देशों मिस्र, सीरिया, इराक और लेबनान से पैसा, ट्रेनिंग और अन्य मदद मिलने लगी। जैसे-जैसे जॉर्डन फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र बनता गया, वैसे-वैसे सीरिया और लेबनान से भी फिदायीन लड़ाके वहां आने लगे। गुरिल्ला गुटों ने शरणार्थी शिविरों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि राजधानी अम्मान में भी उनका दबदबा बढ़ गया। राजधानी और दूसरे शहरों, खासकर सीमा क्षेत्रों में मौजूद फिलिस्तीनी इलाकों ने खुद को मुक्त शहर या स्वतंत्र गणराज्य जैसा मानते हुए समानांतर सरकारें बनानी शुरू कर दीं। कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। जॉर्डन के आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा, अपहरण और वसूली जैसी घटनाएं बढ़ गईं। फिदायीन लड़ाके पुलिस और सेना से भी भिड़ने लगे, जिनकी पकड़ लगातार कमजोर हो रही थी। फिलिस्तीनी हथियारबंद समूह खुलेआम अम्मान, इरबिद और झरका जैसे शहरों की सड़कों पर घूमते थे। सरकार जब भी इन गुटों को नियंत्रित करने की कोशिश करती, तो उसे हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता। 1969 में फतह के नेता यासिर अराफात को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लो का प्रमुख चुना गया। यह राजनीतिक और उग्रवादी संगठनों का एक गठबंधन था, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी आंदोलन को एकजुट करना था। लेकिन व्यवहार में पीएलओ नेतृत्व का अपने सभी गुटों पर पूरा नियंत्रण नहीं था। पीएलओ के अंदर मौजूद मार्क्सवादी, लेनिनवादी और दूसरे कट्टर वामपंथी गुट जैसे पीएफएलपी और डीएफएलपी राजा हुसैन और जॉर्डन की राजशाही को हटाने की मांग करने लगे। वे एक क्रांतिकारी सरकार चाहते थे, जो फिलिस्तीनी मुक्ति और साम्यवाद के लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। असल में जून और सितंबर 1970 में दो अलग-अलग मौकों पर राजा हुसैन के काफिले पर गोलीबारी कर उनकी हत्या की कोशिश भी की गई। अब फिदायीन एक राज्य के भीतर राज्य की तरह काम कर रहे थे
और जॉर्डन की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाती हुई बताया था। अब यह साफ हो गया था कि फिदायीन को जॉर्डन से हटाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग करके भी। लेकिन राजा हुसैन दुविधा में थे, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से फिलिस्तीनी आबादी और पूरे अरब जगत में उनके खिलाफ नाराजगी फैल सकती थी। 1 सितंबर 1970 को राजा हुसैन पर हुए हत्या प्रयास के तुरंत बाद पीएलओ के कट्टर वामपंथी गुट पीएफएलपी ने कई विमान अपहरण किए, ताकि फिलिस्तीनी आंदोलन की ओर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। स्विस एयर, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस और ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के 3 यात्री विमानों को जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके डॉसन फील्ड में उतारने के लिए मजबूर किया गया। पीएफएलपी ने धमकी दी कि अगर इजराइल और यूरोप की जेलों में बंद फिदायीन कैदियों को रिहा नहीं किया गया, तो विमानों को उड़ा दिया जाएगा। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आतंकवादियों ने यात्रियों को बंधक बनाया और फिर 12 सितंबर 1970 को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने विमानों को विस्फोट से उड़ा दिया। अब जॉर्डन की ज़मीन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए होने लगा था, और यही वह क्षण था जिसने राजा हुसैन को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 16 सितंबर 1970 को जॉर्डन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अगले ही दिन सेना ने बड़े शहरों के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों को घेर लिया और उनमें मौजूद फिदायीन ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। जॉर्डन की सेना और फिलिस्तीनी गुरिल्लाओं के बीच सड़कों पर लड़ाई छिड़ गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मारे गए। पीएलओ नेतृत्व का दावा था कि जॉर्डन ने 10,000 से 25,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को मार डाला, जबकि दूसरी अनुमानित रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 2,000 से 3,500 बताई गई। अरब देशों ने जॉर्डन की इस कार्रवाई पर गुस्सा जताया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन को खत्म करने की कोशिश है। 18 सितंबर को सीरिया ने फिदायीन के समर्थन में अपनी सेना जॉर्डन में भेज दी। अब राजा हुसैन अस्तित्व के संकट में थे। 20 सितंबर को उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी और यहाँ तक कहा कि इजराइल की हवाई दखलंदाजी या उसकी धमकी भी सीरिया को रोकने में मदद कर सकती है। यह अनुरोध इजराइल तक पहुंचाया गया। वहां इस बात पर बहस हुई कि जॉर्डन की मदद की जाए या उसे गिरने दिया जाए, ताकि वह एक फिलिस्तीनी राज्य बन जाए। आखिरकार इजराइल ने जॉर्डन का समर्थन करने का फैसला किया और सीरिया सीमा पर सैनिक तैनात कर दी। इजरायली लड़ाकू विमान भी सीरियाई सेना के ऊपर उड़ाए गए, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि इजराइल हस्तक्षेप के लिए तैयार है। 22 सितंबर को जॉर्डन की सेना और वायुसेना ने सीरिया की 5वीं डिवीजन पर संयुक्त हमला किया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। सीरिया के रक्षा मंत्री हाफिज अल असद ने सीरियाई वायुसेना को युद्ध में नहीं उतारा, शायद राजनीतिक कारणों से या इसलिए कि वे इजराइल को सीधे युद्ध में नहीं लाना चाहते थे। अंततः सीरियाई सेना को पीछे हटना पड़ा। 2 महीने बाद एक तख्तापलट के जरिए हाफिज अल असद सीरिया के शासक बन गए। जॉर्डन में लड़ाई जारी रही। सेना ने बड़े शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और धीरे-धीरे फिदायीन पर भारी पड़ने लगी। 27 सितंबर 1970 को काहिरा में अरब लीग की आपात बैठक में मिस्र की मध्यस्थता से जॉर्डन और पीएलओ के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। बाद में फिदायीन की मौजूदगी को नियंत्रित करने के लिए और भी समझौते हुए, लेकिन वे सफल नहीं रहे। 1971 में फिर लड़ाई शुरू हुई और उसी साल जुलाई तक जॉर्डन की सेना ने उग्रवादियों को उनके बाकी ठिकानों से निकाल बाहर किया। इस तरह पीएलओ को हमेशा के लिए जॉर्डन छोड़ना पड़ा। इसके बाद पीएलओ का अधिकांश हिस्सा लेबनान चला गया, जहां उन्होंने धीरे-धीरे वैसा ही समानांतर ढांचा खड़ा कर लिया। इससे लेबनान अस्थिर हुआ और आगे चलकर लेबनानी गृहयुद्ध में पीएलओ की बड़ी भूमिका रही। इसी दौरान पीएलओ से अलग होकर एक कट्टरपंथी संगठन बना, जिसने खुद को ब्लैक सितंबर नाम दिया। यही संगठन बाद में जॉर्डन के प्रधानमंत्री वफ़सी तल की हत्या और 1972 म्यूनिख ओलंपिक हमले के लिए जिम्मेदार बना।
जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ियों की मौत हुई।